नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज एक नए सेटअप के साथ मैं हाजिर हूं आपके मध्य, क्योंकि जो आज का टॉपिक था वो थोड़ा मैं कहूं तो कंटेंट वाइज ज़्यादा था, विद्वानों के मत पे ज़्यादा निर्भर रहने वाला टॉपिक है। इसलिए मैंने वह उचित नहीं समझा कि मैं हर विद्वान के मत को बोर्ड पे लिखूं और आपको समझाऊं, तो इसीलिए कुछ आज नया करने का प्रयास कर रहा हूं। और कहूं तो इस सेटअप से थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है एकदम रिस्क पे रखा हुआ है और मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, पसीने से भीग चुका हूं। और कोशिश करूंगा कि यह टॉपिक मैं बहुत ही शानदार आपके लिए बना सकूं, आपकी सभी जितने भी इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करूं। और यदि मेरी मेहनत सफल हो और मैं आपको टॉपिक को समझाने में सक्षम हो जाऊं या मैं सफल हो जाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शासक की जो हम कह सकते हैं कि विदेश से आया हुआ सबसे पहला शक्तिशाली शासक था, जिसने भारत पे तो आक्रमण कई हुए, कई भारत को लूटने आए, कई लोग भारत में बसे, बाद में कई अकबर आए, कई औरंगजेब बसे, लेकिन जो पहला शासक था जो बाहर से आया था और भारत में आके बस गया और कहीं न कहीं अपने शक्तिशाली शासकों में पहला स्थान विदेशी शासकों के रूप में स्थापित कर लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कनिष्क की। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिख भी रहा होगा टॉपिक, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। और कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राज्यारोहण तिथि को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए, या कोई बच्चा टाइप कर रहा था कि सर कनिष्क की तिथि को लेकर के वीडियो बना दीजिए। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों के सवाल के रूप में आज यह वीडियो आप सभी के मध्य हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों, बात करें कनिष्क की। कनिष्क को मैंने जैसे पहले ही संबोधित किया, विदेशी शासकों में सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। इसके बाद तो कई शासक आए जिन्होंने भारत पर राज किया, लेकिन कनिष्क की स्पेशलिटी इसलिए थी क्योंकि यह जो है एक जनजात से संबंधित था, जो यूची जनजात थी, वह चीन से है और जो माइग्रेट होकर के भारत की तरफ आई थी। और इसके जो है दादाजी, यानी जिन्हें हम कजुल कड़फिसेस या कड़फिसेस प्रथम के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुषाण वंश की नींव रखी थी। और जिस वंश को शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है इसी के वंश के शासक कनिष्क को। लेकिन विद्वानों के मत में कनिष्क के लेकर के सिंहासन पे बैठने की तिथियों को काफी मतभेद है और अलग अलग उनके लॉजिक्स हैं। उन लॉजिक्स को जो है गलत साबित करने में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग लॉजिक हैं। तो इन्हीं सब के मध्य आज के कंटेंट को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस विद्वान का मत है। तो सबसे पहले फ्लीट महोदय का मत है, और फ्लीट महोदय यह कहते हैं कि कनिष्क ने जो है 58 ईस्वी में शासन किया था। किसमें किया था? 58 ईस्वी में शासन किया था। और जो यह शासक था, यह जो है इनके जो दादाजी थे कजुल कड़फिसेस और बिम कड़फिसेस, इनसे पहले किसने शासक किया था? कनिष्क ने शासन किया था। और इसी समय 58 ईसा पूर्व में ही इसने शक संवत की शुरुआत की थी। कौन सी दोस्तों संवत की? शक संवत की शुरुआत की थी। लेकिन इनके मत का खंडन करते हैं, तो इनके मत का खंडन कौन करते हैं? वो करते हैं मार्शल जी। मार्शल इनके मत का खंडन करते हैं। और मार्शल किस साक्ष्य के आधार पर मतों का खंडन करते हैं? तो वो कहते हैं कि जब तक्षशिला से खुदाई की जा रही थी और जो वहां से हमें अवशेष प्राप्त हो रहे थे, उसमें एक दिक्कत आई आपके मत को लेकर के। वह दिक्कत क्या थी? थोड़ा दिखने में शायद दिक्कत होगी सिंक से। उसमें दिक्कत क्या हुई कि जो जब तक्षशिला का उत्खनन हुआ तो जो निचली सतह थी दोस्तों, ये नीचे वाली सतह थी, यहाँ से जो हमें शासक के मिलते हैं वह कजुल कड़फिसेस, कजुल कड़फिसेस के यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था और पढ़ाया था कि कजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के ईरान और रोम से प्रभावित होकर यहाँ पर चलाए थे। तो कजुल कड़फिसेस के सिक्के जो होते हैं पहले मिलते हैं, फिर इसके थोड़ी सी ऊपरी सतह में आके हमें बिम कड़फिसेस के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद हमें कहीं जाकर के कनिष्क के टाइम के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो महोदय, यदि जो है कजुल कड़फिसेस यानी कड़फिसेस प्रथम के जब सिक्के निचली सतह से प्राप्त हो रहे हैं और कनिष्क के सिक्के जबकि ऊपरी सतह से प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यह बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जो है कनिष्क जो है इन दोनों से पहले शासन स्थापित किया था। तो जो है यहीं पर रिफ्यूज हो जाता है और इस मत को नहीं मानते हैं। लेकिन और इसी ने जो इसी मत का जो अभी तक मत दे रहे थे फ्लीट महोदय कि 58 ईस्वी में जो है कनिष्क गद्दी पर बैठता है। इसी में एक मत है, विद्वान है डाउन्स, जिसके बारे में आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। डाउन्स भी मत देते हैं कि इसी
के 58 ईस्वी में ही इसने गद्दी पर बैठा था। और इन्हीं के साथ एक विद्वान है कनेडी। कनेडी तो यहाँ तक कह देते हैं कि उसने अपने गद्दी के बैठने के स्वरूप ही जो है संवत की शुरुआत की थी, यानी संवत भी जो है शुरू किया गया था वह 58 ईस्वी में। लेकिन इसका जो मत का जो खंडन होता है कनेडी के मत का, वही साधारण किया जाता है कि हाँ यह तो साक्ष्य मिलता है कि कनिष्क ने बौद्ध संगति का आयोजन किया था। सर ये भी बात हम आपकी मान लेते हैं, और हम आपकी यह भी बात मान लेते हैं कि कनिष्क ने संवत चलाया था। लेकिन कहीं भी ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं कि बौद्ध संगति के ही उपलक्ष्य में कनिष्क ने संवत की शुरुआत की थी। तो इस वजह से यह भी मानना थोड़ा सा हमें असहज महसूस हो रहा है। तो यह पहला मत था हमारा, जिसको फ्लीट ने दिया था और मार्शल ने खंडन किया था। अब अगले हम विद्वान की चले, और अगले विद्वान हमारे कौन है? तो मार्शल है और स्टेन कोसो है। इन दोनों का मत क्या है? इन दोनों का मानना है कि जो कनिष्क था वह सिंहासन पे कब बैठा था दोस्तों? तो वह 125 ईसा पूर्व से लेकर के 144 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिंहासन पर बैठा था। और यह किस आधार पे कहते हैं, थोड़ा सा यह इस बात को समझ लें। एक अफगानिस्तान में जगह है, वह है वेग्राम। कौन सी जगह दोस्तों? वेग्राम एक जगह है जहां से हमें एक शासक की जानकारी मिलती है, वो है वासुदेव प्रथम की। वासुदेव प्रथम की शासक की जानकारी मिलती है, और ये यहाँ पे शासन कर रहे थे। इनके मतलब इनके साम्राज्य के अधीनस्थ यह शासन था। और इन दोनों विद्वानों को मानना है जो सैंसियन वंश के शासक थे सोप, उन्होंने जो है इस वंश का इस स्थान वेग्राम का तहस नहस किया था। वह है 240 ईस्वी के आसपास जो है, जो वर्तमान तिथि है इसके आसपास जो है उसने जो है कब किसने? सोप ने इस स्थान का ध्वस्त कर दिया था, इस स्थान को जो है मतलब नष्ट कर दिया था। और जो वासुदेव के शासन की हमें तिथि मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा ये ईस्वी में मिलती है। जो वासुदेव के शासन की तिथि मिलती है वह 78 संवत के आसपास मिलती है। 68 से 78 संवत के आसपास मिलती है। तब इन विद्वानों का मानना यह है कि हमें यह मत तो स्पष्ट है कि 240 ईस्वी में जो है सोप नामक शासक ने वेग्राम के नष्ट कर दिया था। और यहाँ के शासक जो वासुदेव प्रथम थे, इनका शासन काल 78 संवत माना जाता है, यह भी स्पष्ट है। तो अगर हम यह मान लें कि जो है 78 संवत यानी 78 साल पहले इस संवत की शुरुआत की गई थी, जब कनिष्क अपने गद्दी पर बैठा था, तो उसी वक्त उसने संवत की शुरुआत की। कब? 78 वर्ष पहले, क्योंकि अभी ये 18वां नंबर चल रहा है, यानी 78 साल पहले शुरू किया गया था। और इसकी जो वर्तमान तिथि है वह मानी जाती है 240 के आसपास जो है यह समाप्त की जाती है। यानी इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो क्या हमें कनिष्क के सिंहासन पर बैठने की तिथि नहीं मालूम हो जाएगी दोस्तों? 78 में जिनके विनाश हो रहा है, और जो वर्तमान तिथि के हिसाब से देखें तो 240 इसमें विनाश हो रहा है। तो यानी यह किस तिथि पे रहा होगा जब ये चालू हुआ होगा? और जब हम इसे घटाते हैं दोस्तों तो लगभग जो हमें तिथि मिलती है वह 144 से 140 के आसपास की तिथि मिलती है। और इस प्रकार इन दोनों का मत है कि 140 के आसपास जो है सिंहासन पर बैठा था कौन? तो कनिष्क बैठा था, यह इनका मत था। अब इनके मत का खंडन कौन करता है दोस्तों? तो इनके मत का खंडन करते हैं घमर्सन। घमर्सन किस प्रकार इनके मत का खंडन करते हैं तो ये भी देख लें। उसके पीछे कई सवाल हैं। नंबर 1, जो कहते हैं कि जो 78 वंश का ये जो 78 वंश मिल रहा है, तो कनिष्क के लेखों में कई सारे हमें अनुरूप मतलब कर्म मिलते हैं जिनके उत्तराधिकारी कर्म थे। और वासुदेव प्रथम जो है, अगर जो वासुदेव प्रथम है यह इस वंश का अंतिम शासक नहीं था, तो कैसे हम मान लें कि जो ये तिथि निकल के आई है ये सत्य है? क्योंकि दोस्तों हमें वासुदेव द्वितीय और वासुदेव द्वितीय तथा कनिष्क द्वितीय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि दोनों वासुदेव प्रथम के बाद में शासन किए थे कुषाण वंश में। तो इस प्रकार वासुदेव प्रथम को हम अंतिम शासक नहीं मान सकते। जब वासुदेव प्रथम को हम अंतिम शासक नहीं मान सकते तो कैसे इसको जो है हम लास्ट स्टेज मान लें? जब इसको लास्ट स्टेज नहीं मान सकते तो इसमें से हम कैसे इसको घटा सकते हैं? इस प्रकार जो है मार्शल और स्टेकेनो का जो भी है मत वो भी खंडित कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है? घमर्सन के द्वारा कर दिया जाता है। अब अगले कौन से मत देखते हैं दोस्तों? तो अगला मत आता है हमारे आरसी मजूमदार, और उनके साथ ही मत देते हैं
आरजी भंडारकर, इन दोनों का मत साथ ही में आता है और दोनों के मत में काफी समरूपता दिखाई पड़ती है, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ ही में लिखा है। अब इन दोनों का मानना क्या है दोस्तों कि 240 से लेकर के 270 और 80 के मध्य जो है कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठा था। ये तो भैया एकदम ही बेड़ा पार कर दिए, मतलब एकदम तीसरी शताब्दी में चले गए। लेकिन यह तो मानना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर हम मान लें इनका एवरेस्ट जो है कि 250 ईस्वी, यहाँ पे हम मान लेंगे 250 ईस्वी में भी कनिष्क गद्दी पर बैठा था, ठीक। उसके बाद 100 वर्ष कनिष्क की गद्दी के ठीक जो है बैठने के 100 वर्ष बाद जो है इस वंश का समापन होता है। इसके हमें साक्ष्य एकदम प्रमाणित तौर पर मिलते हैं। तो भैया अगर इसका 100 वर्ष मान लें और इसमें 100 जोड़ दें, यानी 250 ईस्वी में अगर हम कनिष्क को बैठने तो मान लें और इसमें प्लस 100 कर दें तो कितना हो जाता है, 350 हो जाता है। अरे मोरे भाई 350 पता है किसका काल है, समुद्रगुप्त का काल है बाबूजी। 335 से लेकर के 380 समुद्रगुप्त का काल माना जाता है। ये जो गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आप सभी को पता है ना, उसने 4 आर्यवर्त राजाओं और 9 जो है दक्षिण पथ के राजाओं को विजय हासिल किया था। उसने तो भाई साहब मथुरा जो है जीत लिया था, जो है करीब 340-40 के आसपास ही। और कहीं हमें साक्ष्य नहीं यह लिखा हुआ मिलता है कि समुद्रगुप्त की लड़ाई कुषाण वंश के शासक से हुई थी, या समुद्रगुप्त की लड़ाई किसी वासुदेव या कनिष्क ने, या कनिष्क द्वितीय भी मान ले श्रीमान, या कनिष्क द्वितीय नामक शासक से हुई थी। तो ऐसे में कहीं साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और अगर हम इसका 250 वर्ष मानते हैं प्लस 100 करेंगे तो भैया हम पहुंच जाएंगे 350, जो सीधे सीधे किसके समकालीन चला जाएगा, समुद्रगुप्त के चला जाएगा, भारत के नेपोलियन के मध्य चला जाएगा, जिसने संपूर्ण भारत में एक बार पुनः नियंत्रण अपना स्थापित किया था। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो इस प्रकार हम यह भी नहीं कह सकते मान कि यह जो है 250 ईस्वी जो है इसके जो बैठने की सिंहासन पर बैठने की तिथि थी। इस प्रकार हमने आरसी मजूमदार व आरजी भंडारकर की तिथि को देखा है, इन्होंने क्या कहा था। आप सभी की स्क्रीन पे डाटा दिख रहा होगा, पीपीटी पूरी दिख रही होगी। मैं समझाने का प्रयास, अपनी बातों को रखने का प्रयास बोर्ड पे कर रहा हूं। आपको दोनों एक साथ दिखेंगी और नोट्स करने की दिक्कत नहीं है। आप लोग टॉपिक को समझ लीजिए और अंत में आपको इसकी पीडीएफ हम लिंक कर देंगे। इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ की लिंक जो है पिन की हुई होगी, वहां से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी परेशान मत होइए, जस्ट टॉपिक को समझ लीजिए। तो भैया हमने आरजी भंडारकर और आरसी मजूमदार इन दोनों के जो है दिए हुए मतों का खंडन कर दिया। इन दोनों का मत क्या था, 250 ईस्वी में बैठा था कनिष्क गद्दी पर, जबकि हमें साक्ष्य प्रमाणित मिलते हैं कि कनिष्क के गद्दी पर बैठने के 100 वर्ष पश्चात इस कुषाण वंश का समापन होता है। और भैया 250 वर्ष कहाँ, अगर 250 बैठा, ठीक 250 में बैठा, इधर 50 और इधर 235, यहीं 85वें वर्ष में जो है समुद्रगुप्त का काल मिल जाता है। और कहीं हमें प्रमाणित नहीं मिलती है, कहीं भी एक भी बार इसकी चर्चा भी नहीं मिलती है कि कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय या कोई भी कुषाण वंश का शासक जो है समुद्र के समकालीन था समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त लड़ाइयां ही, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल लड़ाइयां लड़ी, वो अपने जीवन पर्यंत युद्धरत था। और अगर ऐसे युद्ध महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई राजा है उसके ऊपर वो आक्रमण न करे, ऐसा हो नहीं सकता। और माना जाता है कि कनिष्क प्रथम के बाद इस राजवंश में जितने भी शासक बैठे थे सब के सब जो है एकदम निम्न कोटि के उत्तर थे या अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो इनको क्या समुद्रगुप्त छोड़ देता? क्या ऐसा नहीं था समुद्रगुप्त इनके ऊपर आक्रमण करता? आपको लगता है ऐसा समुद्रगुप्त ऐसा सुनहरा मौका जाने देता? ऐसा कदापि नहीं होने देता। और अगर आक्रमण करता तो हमें कहीं न कहीं जानकारी अवश्य मिलती कि समुद्रगुप्त ने फला कनिष्क शासक के ऊपर आक्रमण किया है, जो कि हमें कहीं पर भी नहीं प्राप्त होती है। इसी आधार पर हम आरजी भंडारकर और आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार जो एक बड़े इतिहासकार हैं, इनके मतों का खंडन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आ जाता है भैया जो सबसे महत्वपूर्ण मत है या जो सर्वमान्य महत्वपूर्ण है, और इसके देने वाले जो विद्वान हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है, ये फर्ग्यूसन इनका नाम है, आधा गा है यहाँ पे, फर्ग्यूसन, थॉमस, बनर्जी, ओल्डेनबर्ग इत्यादि विद्वानों ने मत दिया है। और इन विद्वानों का मानना क्या है दोस्तों कि 78 ईस्वी में कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठता है और उसी के 2-10 साल के अंदर जो है बौद्ध संगति का आयोजन करता है, जिसके अध्यक्ष जो है अश्वघोष होते हैं। और जो उसने शक संवत चलाया था, उसने अपने सिंहासन पर बैठने के दौरान चलाया था। इसका नाम शक संवत इसलिए पड़ गया क्योंकि कनिष्क के ही अधीन शासन कर रहे थे कौन? शक राजा।
और कई राजा जो मतलब जिन्होंने शकों को अपने नियंत्रण में किया था या शकों को पराजित किया था कनिष्क ने, उनके द्वारा इस संवत का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं भी विजेता हैं, आप कहीं राजा महाराजा हैं और आपने कोई सिद्धांत दे दिया, वो सिद्धांत को कोई मानने वाला हो या ना हो, लेकिन जो आपके अंडर में होगा वो तो मानेगा ही ना भाई मेरी बात। मान लीजिए आप कहीं राजा हैं और जो आपका सबसे चाटुकार मंत्री होगा, देखिए अधीनस्थ राजा आजकल चाटुकार ही होते हैं, अगर वो थोड़ा अपने स्वाभिमानी हो तो उनको राजा कुचल दे, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला ले। अधीनस्थ राज्य का मतलब ही होता है कि आप चाटुकार बने रहिए। तो जो चाटुकार लोग होते हैं वो तो हामी भरेंगे ही। तो शक जो उसके द्वारा संवत चला गया था उसको मानता कौन है? शक लोग मानते हैं। और ये लोग इसके जो संवत को है तीसरी से लेकर चौथी या 5वीं शताब्दी तक इनके मानने के प्रमाण मिलते हैं। केवल इस कारण ही इसका नाम शक संवत पड़ता है। कई टीचर्स तो ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में इसने चलाया था इसलिए इसे शक संवत कहा जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, या उन टीचरों के पास कोई जानकारी हो भाई तो वो बात दूसरी है, वहां तक मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूं, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो अब ये सर्वमान्य तिथि है और इसी पे जो है सर्वमान्य मत इनका दिया जाता है। अब इसका भी खंडन करने का कोशिश करते हैं ये प्रोफेसर जे डुब्रिल हैं। इन्होंने खंडन करने की कोशिश किया और इनके जो खंडन की तो लॉजिक है वो बहुत विशेष लॉजिक नहीं दे पाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको मानना थोड़ा असहज हो जाता है। इनका केवल एक मानना है कि भैया अगर हम यह मान लें, देखिए जो फर्ग्यूसन और ओल्डनबर्ग विद्वानों ने मत दिया उसके ऊपर केवल यही सवाल मानते हैं कि भैया अगर हम ये मान लें कि 78 ईस्वी में जो है कौन शासन करता है? कनिष्क बैठता है। और हम सभी को पता है कन्फ्यूशियस प्रथम उसकी प्रमाणित तिथि है एकदम कब? 50 ईस्वी में, 50 ईस्वी में शासन बैठता है। अब इन दोनों को घटा दें, आंसर आता है 28। अब क्या भैया इसी 28 साल में कन्फ्यूशियस प्रथम और कन्फ्यूशियस द्वितीय ने ही अपना वंश की स्थापना भी कर दी, शासन भी कर दिया? क्या ऐसा संभव लगता है? क्या इनका कार्यकाल इतना छोटा है? तो ये बात बहुत लॉजिकल नहीं है या बहुत मजबूत जो है विपक्ष में इसका मत नहीं रखा गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम मुगल काल देखेंगे तो हमें 2-2, 3-3 साल और 10-10 साल के भी शासक दिखाई पड़ते हैं। मुगलों में ऐसी कई परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। जैसे पहला मोहम्मद शाह आता है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो पहला शासक बनता है जिसको नाम है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह द्वितीय हैं जो 1857 की क्रांति में थे। बहादुर शाह प्रथम वो जो है 1707 में बैठते हैं और 1711 में जो है आउट हो जाते हैं। फिर फर्क्सियर बैठते हैं जो 1711-12 में बैठते हैं, 19 तक आउट हो जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शासक कमजोर हो तो वो लंबे समय तक शासन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कई प्रवृत्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं इतिहास में, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी पॉइंट यह भी है श्रीमान कि जो ये 28 वर्ष का शासन दिखाया गया है और जो ये 50 ईस्वी, ये जो 50 ईस्वी दिखाया गया है कन्फ्यूशियस प्रथम के लिए, तो महाराज ये तब की तिथि है जब कन्फ्यूशियस पूर्णतः साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, गद्दी पर बैठ चुका था, उसका एक विजित क्षेत्र था, उसकी पूरी एक प्रशासन प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। यानी कि उसने शासन, राजा वो 50 ईस्वी में बैठा था ना भाई, संघर्ष तो उसने बहुत पहले चालू किया होगा। उसने 5 जो है अपने कबीलों की, जो यूची कबीला था जो भारत में आया था, वो यहाँ पे आके 5 भागों में बटा था जो है, और इस चारों को मार करके कन्फ्यूशियस प्रथम ने अकेला जीता जो है। उसके बाद यहाँ पे आकर वंश की स्थापना की, उसके बाद साम्राज्य की स्थापना की। इन सब में काफी टाइम लगता है भाई मेरे। ये तो जो 50 ईस्वी लिखा हुआ है ये तो इसके सिंहासन पर बैठने का टाइम है ना भाई मेरे। तो जब वो सिंहासन पे 50 ईस्वी में बैठ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 50 ईस्वी में जो है शुरू किया यहाँ के विद्रोहों का दमन करना, इन सबको जीतना, उसके बाद उसने राजवंश की स्थापना। यहाँ पे राजवंश की स्थापना हो चुकी थी, प्रशासन स्थापित हो चुका था, सारी प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, सिर्फ उसे राजा बनना था। तो राजा बनने के लिए 50 अगर 20-28 साल है, वो 28 साल में 2 शासक बनते हैं। और माना जाता है जो कन्फ्यूशियस द्वितीय था वो किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु होती है, तो भैया जल्दी मृत्यु भी हो सकती है, नंबर 1। और ये 28 वर्ष हो सकता है बहुत पर्याप्त रहा हो यार, इतना दमन करने के बाद और राजा बनना, जीतना, साम्राज्य स्थापित करने में उम्र निकल जाती है व्यक्ति की भाई मेरे। तो यह बहुत बड़ा मत नहीं है कि 28 वर्ष में 2 राजाओं को जो है यहाँ पे नियंत्रण स्थापित होता है, 2 राजा चले जाते हैं। इस प्रकार हम मान लेते हैं
कि जो यह मत दिया गया है उल्टनबर्ग, बनर्जी और थॉमसन के द्वारा 1878 ईस्वी में कनिष्क के सिंहासन पर बैठने की, यह सबसे हमें मजबूत मत दिखाई पड़ता है और यही सबसे मान्य तिथि भी है। कहीं जब किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं जैसे पीसीएस वगैरह में या किसी और एग्जाम्स में, तो वहाँ 78 ईस्वी आप कोई वन लाइनर खरीदेंगे तो वहाँ इतने मत दिए ही नहीं रहते हैं, या कोई भी कंपटीशन बुक उठा लेंगे वहाँ सीधा 78 ईस्वी ही लिखे रहता है। अब इसी के बीच में कुछ निराकरण दिए हुए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए हुए जो पीपीटी पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और क्योंकि यह बहुत रटने वाला आंसर है और मैंने पूर्णतः समझाने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद किया हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा पाया हूँ। तो चलिए, मेहनत कैसी लगी कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा ये पढ़ाने का प्रोसीजर और कैसे रहा ये पूरा सेटअप। तो चलिए, आज इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे 2-3 टॉपिक आ चुके हैं जिन पर अभी वीडियो बनाना है। आज मैं अभी कमेंट बॉक्स को देख रहा था और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए भाई, मुझे भी पढ़ना रहता है और मेरी भी पढ़ाई अभी कंटिन्यू है, इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। और आज भी एक शख्स सातवाहन संघर्ष को लेकर के आया है और एक लौह काल की प्राचीनता को लेकर के 2-3 टॉपिक ऐसे आए हैं कमेंट में। तो देखता हूँ कि अगला वीडियो किस पे आएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। चलती है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। शासक था जिसने अपने वंश को शिखर बिंदु तक पहुंचाया। तो आखिरकार एक शासक के लिए उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, उपलब्धियां किन्हें कहते हैं। ऐसे कि मैं अभी बात करूं कि आपके जीवन की क्या उपलब्धि है, तो आप क्या बताएंगे? सर, मैंने यहाँ पे शिक्षा हासिल की, आगे चल के आप जो भी जॉब पाएंगे या जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे वो आपके जीवन की उपलब्धियां होंगी। जैसे कि वैज्ञानिक से बात की जाए कि वैज्ञानिक के जीवन की क्या उपलब्धि हो सकती है, तो कहीं न कहीं उसके द्वारा किए गए खोज या अनुसंधान उसके जीवन की उपलब्धियां बतलाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हम किसी राजा या शासक के जीवन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं या उसके बारे में विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो उसके द्वारा जीते गए युद्ध, साम्राज्य विस्तार या उसने कुछ प्रशासन में बेहतर ढंग से या नया किया है, तो उसको हम गिनते हैं उसकी उपलब्धियों के स्वरूप में। तो ठीक इसी प्रकार हम कनिष्क की उपलब्धियों को देखेंगे और इसके 2 भाग रहेंगे। एक, आज हम कनिष्क के विजय को देखेंगे, यानी जो उसने युद्ध में अपने नाम का परचम फहराया उसको हम समझेंगे। और एक अगला पार्ट होगा जिसमें तहत जो है कनिष्क का साम्राज्य में जो है 2 संस्कृतियां जो है, 2 मूर्ति निर्माण या मंदिर निर्माण की जो है कला भी होती है, एक मथुरा कला और वेसर कला। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ उसने धार्मिक जो है अच्छे काम किए हैं जिनको उपलब्धियों के रूप में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे। हालांकि यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आज का ही कंटेंट इतना पर्याप्त मैं आपको बतलाऊंगा कि आप केवल इनकी युद्ध के ही उपलब्धियों से आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको आंसर फ्रेमिंग बताया था कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन कंटेंट, उसके पश्चात आपको अपने निष्कर्ष को लिखना है। इंट्रोडक्शन आपको कनिष्क और कन्फ्यूशियस वंश के बारे में लिखना होगा और जो मेन कंटेंट होगा उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। निष्कर्ष जो आपकी बुद्धि कहेगी उसे लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कनिष्क को भारत उसने जो साम्राज्य विस्तार किया, जैसे कि आप सभी को पता है, उसके दादाजी यानी कन्फ्यूशियस प्रथम या जिन्हें कजुल कन्फ्यूशियस कहा जाता है, जो यूची जनजाति के कबीले के भाग के सरदार थे, उन्होंने एक वंश की स्थापना की और उसके पिताजी यानी विम कन्फ्यूशियस ने उस साम्राज्य का विस्तार ऊपरी हिस्से में काबुल कंधार तक उसका थोड़ा सा विस्तार दिखाई पड़ता है, लेकिन कनिष्क वह था जिसने उसको पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और कहीं न कहीं चीन जैसे क्षेत्रों तक उसको विस्तारित किया। तो हम कनिष्क के यदि हम साम्राज्य विस्तार को भाग बांटना चाहें तो हम 4 भागों में मुख्यतः बांटेंगे। पहला भाग होगा पूर्वी भारत की विजय, जिसमें हम देखेंगे कि उसने किस प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ बंगाल के क्षेत्रों पे अपनी विजय हासिल की। फिर उसके बाद हम चीन के साथ उसके युद्ध को देखेंगे। पश्चिमोत्तर भारत हम देखेंगे किस प्रकार उसका कब्जा कंधार, पाकिस्तान के सिंध तक के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है और दक्षिण विजय में हम उसे मालवा तक के उसका नियंत्रण के हमें साक्ष्य प्रमाणित होते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों पूर्वी भारत की विजय। पूर्वी भारत की विजय की बात करें तो वाराणसी में एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला परिचय दिया था, भाषण दिया था या अपना पहला जो है संगोष्ठी की थी, अपनी पहली जो है
ज्ञान की चर्चा की थी, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और सारनाथ जो है बौद्ध धर्म के क्षेत्र से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वहीं शहर में कनिष्क के तीसरे वर्ष से एक अभिलेख प्राप्त होता है। कनिष्क के शासन पर बैठने के तीसरे वर्ष से एक अभिलेख प्राप्त होता है और उसके साक्ष्यों पर कुछ हमें जानकारियां मिलती हैं। इसके आधार पर बिहार तथा उत्तर बंगाल में उसका शासन स्थापित था। और इस बात की पुष्टि दो चीजें और करती हैं। बिहार के अन्य अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले सिक्के, जैसे कि हमें बक्सर, पाटलिपुत्रा इत्यादि जगहों से कनिष्क से सिक्के मिलते हैं, तथा जो है हमें श्री धर्म पिटक निदान सूत्र, जो चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को पराजित किया था तथा उससे एक बड़ी धन मुद्रा की मांग की थी। अक्सर दोस्तों देखा जाता है, जब कोई किसी राजा को पराजित करता है, यदि राजा को वो जिंदा छोड़ता है, प्राय ऐसा तब देखा गया, अगर वो स्थापित वहां पे अपना शासन नहीं स्थापित करता है तो कई बार क्या करते हैं, राजा कहते हैं कि हम आपको आपका राज्य लौटा देंगे, आप कुछ खर्चाने भर दीजिए और आप हमारा अधीनता स्वीकार कर लीजिए, जिन्हें हम उपराजा या गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। कुछ इसी प्रकार का हमें क्रिया दिखाई पड़ता है कनिष्क और पाटलिपुत्रा के राजा के मध्य जो है। लेकिन कनिष्क ने यहाँ पर एक बड़ी मुद्रा की मांग की थी, लेकिन जब बाद में हमें आगे पता चलता है कि कनिष्कों को बहुत थोड़ी सी मुद्रा और बुद्ध जिससे भिक्षा मांगते थे, जो उनके भिक्षा मांगने का पात्र था वो, और जो है वह एक दार्शनिक या कहूँ बड़े विद्वान अश्वघोष को पा करके वह संतुष्ट हो जाता है। और कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि उसे यहाँ से एक मुर्गा भी वो ले जाता है। हालांकि ये बात हो सकता है मिथ भी रहा हो या किसी ने लिख दिया हो। हालांकि लेकिन जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वह है कि बुद्ध के भिक्षा पात्र, यानी जिससे बुद्ध भिक्षा मांगते थे उसे, और अश्वघोष को लेके जाता है। अश्वघोष वही है जो जब आगे चल के कनिष्क बौद्ध संगति का आयोजन करेगा तो उन्हीं की अध्यक्षता में बौद्ध संगति का आयोजन होता है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि किस प्रकार बिहार के क्षेत्र में जो है इनका कब्जा था या कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था। इसकी प्रामाणिकता हमें दिखाई पड़ती है। स्कूनर ने जब पाटलिपुत्रा की खुदाई की उसके दौरान भी वहां से सिक्के मिले, बक्सर से सिक्के प्राप्त होते हैं, वैशाली से भी सिक्के प्राप्त होते हैं। बोध गया वह स्थान जहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां से कनिष्क के समय के कुछ मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जो कहीं न कहीं बिहार पर कनिष्क के नियंत्रण को स्थापित कर देती हैं या कनिष्क के अधिकार को प्रमाणित कर देती हैं। इस प्रकार हमने देखा उसका कि बिहार पे भी उसका नियंत्रण था, जिसके अलग अलग एविडेंस दिए हमने, जैसे कि बोध गया से मिलने वाले मिट्टी की मूर्तियां, बक्सर से और वैशाली से मिलने वाले सिक्के, श्री धम्म पिटक निदान सूत्र से मिलने वाले साक्ष्य इत्यादि साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कनिष्क का नियंत्रण बिहार तक था। अब हम आगे चलते हैं तो बिहार के कई आगे के स्थान, बिहार से आगे जब बढ़ेंगे आप पूर्वी क्षेत्र में तो बंगाल दिखाई पड़ता है। बंगाल से हमें ताम्लुक यानी ताम्रलिप्ति तथा महास्थान से कनिष्क के सिक्के मिलते हैं। और दक्षिणी पूर्व उड़ीसा मतलब अगर नीचे के हिस्से में आएंगे तो आप अगर आप रूम में भारत का मैप लगा हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत अनिवार्य है छात्र के रूम में मैप का होना। हमारे रूम में तो मैप पड़े हुए हैं, आप लोगों का आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो वहाँ पे गंजाम एक उड़ीसा का स्थान है, शिशुपालगढ़, पुरी वही जहाँ विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, इत्यादि जगहों से कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, हम केवल एक साक्ष्य के आधार पर कभी भी किसी राजा का नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कनिष्क जो है वह जब शासन को जीतता है और सोने के सिक्के और तांबे के सिक्कों का प्रचलन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां से रेशम का व्यापार स्टार्ट होता है और वहां से जो साक्ष्य मिलते हैं हमें चीन, यूनान और रोम के साथ हमें मसाले और हीरे जवाहरात तथा जो है रेशम के व्यापार का साक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो मसाले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मसालों का उत्पादन दक्षिण भारत के क्षेत्र में ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि व्यापार के सिलसिले में केवल सिक्कों का आवागमन हुआ हो या केवल व्यापार के ही नजरिए से सिक्के हमें उड़ीसा में आए हों और वो हमें उत्खनन के टाइम पे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि भारत में अगर खोजा जाए तो 10-20 सिक्के जो है चीन के या अभी तक वर्तमान समय के अमेरिका की कुछ मुद्राएं हमें भारत में मिल सकती हैं, लेकिन क्या इससे यह बात घोषित की जा सकती है कि अमेरिका का भारत पर नियंत्रण है? तो यह गलत है दोस्तों,
क्योंकि व्यापार, आने जाने, लोगों के आवागमन से हो सकता है कोई ऐसा परिवार रहता हो जिसका व्यक्ति जो है कनिष्क के राज्य में जो है नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, व्यापारी रहा हो, और उसका जो मुख्य परिवार था वो उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्रों में रहता हो, तो सिक्कों के केवल मिल जाने से हम उसका अधिकार की पुष्टि नहीं कर सकते। जैसे कि जब हम बिहार में शासन की पुष्टि कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा तो हमने 3 चीजें अभी बताई थी। क्या क्या थी दोस्तों? एक, उसके द्वारा मिलने वाली मूर्तियां, फिर उसके बाद एक साहित्यिक लेख, फिर एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमने सिक्के का उपयोग किया था। लेकिन जो हमें उड़ीसा से मिलते हैं वहां पे हमें केवल सिक्के मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते कि उसका सिक्के पर नियंत्रण रहा होगा। अब हम बात कर लें थोड़ा सा और हिस्से में, बिहार को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश में क्या कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था? यह तो बात पहले ही प्रमाणित हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी वही बात की थी कि सारनाथ से कनिष्क के तीसरे वर्ष से अभिलेख मिलने लगते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी, अभी एक नया उत्खनन हुआ है जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर के सिन्हा तथा वीपी सिंह के निर्देशन में बलिया जिले का एक गांव है खैराडीह, वहां पर उत्खनन किया गया है। तो एक कनिष्क कालीन जो है बस्ती का साक्ष्य मिलता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह एक व्यापारियों का समूह रहा होगा। हालांकि यह बात पहले से ही प्रमाणित हो चुकी है लेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से। और एक बात जो है, यह नया उत्खनन जो होता है इस बात की प्रामाणिकता को और बढ़ा देता है कि उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी हिस्सा है, जो बंगाल से लगा हुआ, बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि गोरखपुर, बलिया और उधर का क्षेत्र, तो वहां पर नियंत्रण स्थापित था कुषाणों का जो है। इसी के साथ जो है अभी तक हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां तक इनका नियंत्रण स्थापित है। हालांकि कुछ चीजें और भी मिलती हैं, जैसे कि श्रावस्ती और कौशाम्बी। कौशाम्बी आप सभी समझ रहे होंगे, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। श्रावस्ती बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं और उनके ऊपर अभिलेख लिखे गए हैं जो कि कनिष्क के शासन का उल्लेख करते हैं। तो यह बात प्रमाणित होती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा जो कि बिहार से सटा हुआ था, यहाँ पर कनिष्क का नियंत्रण स्थापित है। याद रखिएगा, उड़ीसा पे कनिष्क का नियंत्रण प्रमाणित नहीं हो पाता है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो जो दूसरा हमारा है चीन के साथ युद्ध, या कहें कि कनिष्क ने अपने उत्तर में क्या राज्य का विस्तार किया। देखिए दोस्तों, उसके पीछे कहानी है बहुत पहले की, मैं उसको आपको सुना दूं। ऐसा माना जाता है कि जो चीन के राजा का सेनापति था उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जो कनिष्क को पसंद आ गई थी, और कनिष्क ने अपनी सेना भेजी थी उनके सेनापति के पास और उनकी राजकुमारी या उनकी बेटी का हाथ मांगा था, जिसके ऊपर जो है सेनापति गुस्सा हो जाते हैं और उनके सैनिकों के ऊपर आक्रमण करके उनके सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। ऐसा एक कहानी प्रचलन में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि पांचाऊ ने अपने नरेश हनुवंशी के आदेशों पर, और इनके बीच जो क्षेत्र का विवाद था वो अहम मध्य एशिया का जो तुर्किस्तान था। मध्य एशिया में दोस्तों 5 देश आते हैं आज के समय पे, जिसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 चीजों को, 5 देशों को मिलाकर के मध्य एशिया कहा जाता है। और जो चीन और तुर्कमेनिस्तान का कब क्षेत्र था, यहाँ पर लेकर के कनिष्क और चीन के राजा के बीच में विवाद बना हुआ था। और इसी के सिलसिले में वैसे जो वास्तविकता मिलती है कि इसी क्षेत्र के अधिकार में कनिष्क ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। हालांकि कनिष्क को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसका एक साक्ष्य में भारत में भी लिखे लेखों में दिखाई पड़ता है। लेकिन दोबारा जो है कनिष्क ने वहां पर नियंत्रण स्थापित किया था। अब हम बात कर लें दोस्तों तो कनिष्क के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन या पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण। पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण की बात करें तो यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वह हमें गंधार, पाकिस्तान का सिंध और इत्यादि क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको सामने, गंधार प्रदेश के राजा कनिष्क ने प्राचीन काल में सभी पड़ोसी राज्यों को जीत कर एक ब्रिटिश विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। सुंगलिन पर्वत के पूर्व में भी उसका अधिकार था। और थोड़ी पीपीटी पीछे रह गई थी। हाँ, अगर हम पश्चिमोत्तर देशों के
विजय की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में जो है एक सुई विहार जो कि पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलता है यहाँ, वहां से यह बात प्रमाणित होती है कि उसने 11वें वर्ष तक सिंधु घाटी के निचले क्षेत्र को जीत लिया था, यानी कि उसका नियंत्रण वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। कपिसा में कनिष्क के अधिकार की पुष्टि ह्वेनसांग भी करते हैं और काबुल के वर्दाक में शक संवत 151 तिथि वाला हुविस्क का एक लेख मिलता है जो अफगानिस्तान के ऊपर कुषाणों के नियंत्रण का प्रामाणिकता प्रस्तुत करता है या प्रमाणित करता है। कल्हड़ की राजतंगड़ी से भी पता चलता है कि उसका जो है कश्मीर पर नियंत्रण था और उसने कनिष्कपुरी नामक नगर बसाया था। अब हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रों पर कनिष्क का कहां तक विस्तार था। दोस्तों यदि हम पश्चिमी क्षेत्र में उसके विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या हम कह सकते हैं भारत का पंजाब का क्षेत्र इत्यादि उसके नियंत्रण में था, जिसके लिए हमें कई साक्ष्य मिलते हैं। और इसका नियंत्रण की बात की जाए तो कनिष्क के गद्दी पर बैठने के 11वें वर्ष, यानी जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी में, उसके 11वें वर्ष जो है वहां से जो है उसके ऊपर नियंत्रण करता है अफगानिस्तान के काबुल, पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र पे उसका नियंत्रण स्थापित होता है। और इसकी जो हमें प्रामाणिकता मिलती है वह ह्वेनसांग तथा चरक संहिता के लेखक जो है अशोक कल्हड़ से भी दिखाई पड़ती है। अब हम बात कर लें कि कनिष्क के दक्षिण भारत में कहां तक नियंत्रण था या उसके दक्षिण भारत में क्या उसका विस्तार था। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः उसके विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत तक उसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है, जिसके लिए हमें साक्ष्य जो मिलते हैं। सांची से कनिष्क संवत के 28 यानी जो उसने शक संवत चालू किया था उसके 28वां वर्ष, याद रखिएगा, उसके यानी उसके राज्य गद्दी पर बैठने के 28वें वर्ष का एक लेख मिलता है जो कि बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है और उसने यह बात को प्रमाणित किया है कि इस क्षेत्र पर कनिष्क का नियंत्रण स्थापित था। सांची के लघुलेख में वासु नामक किसी राजा का उल्लेख मिलता है, संभवतः यह कनिष्क के समय मालवा का उपराजा रहा होगा, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। देखिए दोस्तों, जब कई बार क्षेत्र जो है हमारा दूर होने लगता है और प्रशासन की हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आपको प्रशासन बहुत केंद्रीकृत होगा और प्रशासन करने वाला दूर बैठा होगा तो कई बार ऐसे विद्रोहों के सामने करना पड़ता है जो कि हमें अपने ही लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप सभी को याद हो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे, किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे, क्योंकि मौर्यों का शासन बहुत ही केंद्रीकृत था। यही प्रमाण यही गलती नहीं करते हैं कनिष्क, और वो देखते हैं अभी हमने पाटलिपुत्रा में भी बात की थी तो वहां पर भी उसने राज्य को जीत करके उपराजा की नियुक्ति की थी। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी सांची में भी यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी जो उसने नियंत्रण स्थापित किया, जो उस समय मालवा के नाम से जाना जाता है, वो देखने लगा कि अब यह क्षेत्र दूर हो रहा है तो उसने भी यहाँ पर क्या किया, उपराजा की नियुक्ति की। और उपराजा का जो हमें नाम दिखाई पड़ता है वह वासु रहता है। इस प्रकार हमने दोस्तों देखा कि किस प्रकार कनिष्क का नियंत्रण पूर्वी क्षेत्रों में बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, और हम बात करें यदि उत्तर साइड में तो उसका क्षेत्र जो है तुर्कमेनिस्तान या मध्य एशिया तक विस्तारित दिखाई पड़ता है। और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें हम तो कंधार, काबुल और पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र उसके हाथों में विजित था। और दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र या उसके यहाँ पर विंध्य का जो पहाड़ी थी वहां तक तो उसका क्षेत्र का विस्तार दिखाई पड़ता है। उड़ीसा से उसके सिक्के प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां पर हम यह नहीं कह सकते कि वह इसके अधीन था, क्योंकि हमें केवल एक एविडेंस मिलता है, वो थे कनिष्क के सिक्के। इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा कनिष्क के जीवन में उपलब्धियां यानी कि कनिष्क के द्वारा लड़े गए युद्ध जिसमें उसको विजय हासिल हुई, उसके हमने अलग अलग एविडेंस प्रस्तुत किया। और आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप इतिहास में उत्तर लेखन करिए तो एविडेंसों को अंडरलाइन करिए। एविडेंस जितना अच्छा लिखेंगे, जितना सटीक लिखेंगे, आपको नंबर उतने बेहतर प्राप्त होंगे। और विशेष करके प्राचीन इतिहास में, क्योंकि प्राचीन इतिहास अक्सर एविडेंसों को लेकर के मतभेद बना हुआ रहता है, इसलिए आपको एविडेंस के बार रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो इस तरह आज का वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आई होगी। यदि सब कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा। जो अगला हमारा टॉपिक है वह हम बात करेंगे लौह काल की प्राचीनता या भारत में लोहे की प्राचीनता। वैसे जो मान्य आंसर है इसका वह 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान के लोहे के अब तक सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत की भूमि पर प्राप्त होते हैं। चलिए इसी के बारे में कुछ खोजबीन के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर।